चैप्टर 4 हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन माने हमें इसमें किसके बारे में पढ़ना है, हम लोगों को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सबसे पहले प्रश्न आता है कि व्हाट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अगर हिंदी में बात करें तो इसका हिंदी होता है व्यावसायिक संगठन। हिंदी क्या होता है, व्यावसायिक संगठन। लेकिन प्रश्न है कि भाई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन किसको बोलेंगे, तो एनी इंटरप्राइज विच इज इंगेज, एनी इंटरप्राइज विच इज इंगेज इन बिजनेस एक्टिविटीज इज कॉल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी इंटरप्राइज, समझ पा रहे, कोई भी इंटरप्राइज क्या चीज़ करने में व्यस्त है भाई, इंगेज क्या चीज़ करने में है, बिजनेस एक्टिविटी को करने में इंगेज है, उसे हम क्या कहेंगे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। माने साधारण भाषा में अगर हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समझें तो कि कोई भी बिजनेसमैन जो बिजनेस कर रहा है उसके पूरे सेटअप को हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, उसके पूरे सिस्टम को हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, समझे। तो डेफिनेशन हम लोग का क्या है भाई, एनी एंटरप्राइज विच इज इंगेज इन बिजनेस एक्टिविटी इज कॉल्ड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आपके बुक ने भी डेफिनेशन दिया है, देखिए फर्स्ट लाइन क्या है, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है भाई, एक तरीका का ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन माने संगठन है, संगठन माने बिजनेस का पूरा सिस्टम संगठन होता है। विच इज इंगेज इन सम इंडस्ट्रियल और कमर्शियल एक्टिविटी, जो या तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी कर रहा है या तो कमर्शियल एक्टिविटी कर रहा है। इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का मतलब औद्योगिक कार्य कर रहा है या व्यापारिक कार्य कर रहा है, उसे कमर्शियल एक्टिविटी कहते हैं। इट रिप्रेजेंट एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, समझ पा रहे, फॉर कैरिंग ऑन एनी काइंड ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। It may be owned and controlled by single individual or group of individual who have entered into formal or informal agreement to jointly conduct the business। ये लोग भाई इसका मालिकाना है, कोई एक व्यक्ति हो सकता है या तो कुछ ग्रुप के लोग मालिक हो सकते हैं। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे, ये फॉर्मली भी होता है और इनफॉर्मली भी होता है। सुनिए ध्यान से, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन समझ गए, एक बिजनेस का पूरा सेटअप को हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका मालिकाना हक किसी एक व्यक्ति के पास हो सकता है, माने मालिक एक जन हो सकता है या तो पूरे ग्रुप के लोग हो सकते हैं, पूरे समूह के लोग हो सकते हैं। समझे क्या बोले कि नहीं समझे। जैसे एक बिजनेस का मालिक एक जन हो सकता है, क्या क्यों नहीं हो सकता भाई, हो सकता है एक जन मालिक, समझे, बुद्धि में जा रहा। और किसी किसी बिजनेस का मालिक भाई 100 लोग रहते हैं, जैसे पब्लिक कंपनी जो है उसके मालिक ज़्यादा रहते हैं, समझे। किसी किसी बिजनेस का मालिक 5 जन रहते हैं, 10 जन रहते हैं, समझ पा रहे हैं। तो कोई अकेला भी हो सकता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक और ग्रुप ऑफ पर्सन भी हो सकता है, समझे। नीचे LH हनी का एक डेफिनेशन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, उसको मार्क करिए, दिखाई दे रहा। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक, आर्थिक संगठन है, आर्थिक माने लाभ कमाने वाला संगठन है। इट इज हार्मोनियस एडजस्टमेंट ऑफ स्पेशलाइज्ड पार्ट्स फॉर अकम्पलिशमेंट ऑफ सेम कॉमन पर्पज। ये बोला जा रहा है कि सेम कॉमन पर्पज करने के लिए ये सबके साथ कौन सा रिलेशन रखता है, हार्मोनियस। हार्मोनियस माने भाईचारा का रिलेशन। कौन सा रिलेशन, भाईचारा का रिलेशन। नीचे आइए, वही मार्क कर लीजिए पूरा। आइए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का क्या फीचर्स हो सकता है। पहला है सेपरेट आइडेंटिटी, बोले क्या बोले हैं, सेपरेट आइडेंटिटी। प्रत्येक बिजनेस का, जो भी बिजनेस अंडरटेकिंग है उसका एक अलग से क्या होता है, अलग पहचान होता है, उसे कहते हैं सेपरेट आइडेंटिटी। क्या कहते हैं हम लोग, सेपरेट आइडेंटिटी। क्यों सेपरेट आइडेंटिटी होता है, क्योंकि इट हैज़ डिस्टिंक्ट नेम एंड सेपरेट एग्जिस्टेंस, इसका नाम होता है। क्यों सेपरेट आइडेंटिटी होता है, क्योंकि इसका एक अलग से नाम होता है, इसका अलग एक समाज में एग्जिस्टेंस होता है, एक अलग तरीके से ये पाया जाता है समाज पे। इट्स एसेट एंड लायबिलिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर अंडरटेकिंग। इसका एसेट और लायबिलिटी भी क्या रहता है, इंडिपेंडेंट रहता है, समझ पा रहे। इंडिपेंडेंट माने बिजनेस उसको इस्तेमाल कर सकता है। इफ द अकाउंट्स आर सेपरेट फ्रॉम दोज ऑफ कंसर्न हु ओन इट, और इसका अकाउंट्स भी क्या रहता है, अलग रहता है, हिसाब किताब भी क्या रहता है, अलग। इसीलिए हम प्रत्येक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं, सेपरेट आइडेंटिटी। सेपरेट आइडेंटिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका नेम अलग है। एसेट लायबिलिटी भाई इंडिपेंडेंट होता है, बिजनेस अपना एसेट लायबिलिटी को इस्तेमाल करेगा, और इसका अकाउंट्स भी सेपरेटली देखा जाता है, इसे कहते हैं हम लोग सेपरेट आइडेंटिटी। क्या कहते हैं हम लोग, सेपरेट आइडेंटिटी। नेक्स्ट पेज में आइए, इंडिपेंडेंट ओनरशिप। देखिए, अ बिजनेस अंडरटेकिंग इज ओन्ड बाय द पर्सन हु कंट्रीब्यूट्स कैपिटल। एक बिजनेस अंडरटेकिंग, एक व्यवसायिक जो संगठन है उसका मालिक कौन होता है, एक व्यक्ति होता है, कोई भी पर्सन होता है। कौन सा पर्सन होता है भाई, जो कैपिटल लगाया है, जिन्होंने पूंजी लगाया है, वो क्या होता है, मालिक होता है। द ओनर
द ओनर में भी प्राइवेट इंडिविजुअल, माने कोई प्राइवेट निजी व्यक्ति हो सकता है, निजी माने हम लोग जैसा इंसान हो सकता है निजी, या तो उसका मालिक कौन हो सकता है, गवर्नमेंट हो सकता है, और द गवर्नमेंट। एवरी बिजनेस अंडरटेकिंग दस हैज़ एन इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ ओनरशिप, और प्रत्येक बिजनेस अंडरटेकिंग का एक क्या होता है, इंडिपेंडेंट यूनिट होता है मालिकाना हक का। आगे बढ़े, नेक्स्ट है हम लोग का यस। तो भाई पूंजी लगा रहा है तो मालिकाना हक तो इंडिपेंडेंट होगा ना, हम किसी का जजमेंट पे थोड़ी निर्भर करेंगे, जो डिसीजन लेना होगा लेंगे, तो इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंट ओनरशिप। 3 नंबर में देखिए क्या है, थोड़ा मार्क करते चलिए भाई, मार्क करते चलिए। इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि भाई हम स्वतंत्र हैं, हम किसी पर डिपेंड नहीं है मैनेजमेंट के लिए, हम स्वतंत्र होकर के अपने अनुसार हम डिसीजन ले सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं अपने बिजनेस को, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का साधारण भाषा में अगर बात करें तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है मेरा फैसला किसी का इच्छा का मोहताज नहीं है, मेरा फैसला किसी का इच्छा का मोहताज नहीं है, समझे, हम किसी के इशारों पे काम करने वाले नहीं हैं, हम इंडिपेंडेंट होकर के काम करेंगे, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। माने हम अपना बिजनेस का मैनेजमेंट, अपने बिजनेस को मैनेज का मतलब क्या होता है, ठीक ढंग से बिजनेस को चलाना। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, बिजनेस को ठीक ढंग से चलाना। तो भाई ठीक ढंग से चलाने के लिए हम क्या है, स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट है, समझ पा रहे। तो पहला क्या है, पहला क्या था, सेपरेट आइडेंटिटी। दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट ओनरशिप। इंडिपेंडेंट ओनरशिप माने पैसा हम लगा तो हम मालिक रहेंगे, गवर्नमेंट लगा तो गवर्नमेंट मालिक रहेगा, समझे। और तीसरा इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। कौन सा मैनेजमेंट, इंडिपेंडेंट। द फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एन अंडरटेकिंग डिपेंड ऑन इट्स नेचर एंड साइज एंड लीगल रिक्वायरमेंट। इसका मैनेजमेंट क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, बिजनेस का नेचर के ऊपर, साइज के ऊपर। साइज माने छोटा आकार का बिजनेस है कि बड़ा आकार का बिजनेस है, और लीगल रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कुछ नियम फॉलो करने होते हैं, तो आप नियम तोड़ करके तो आप मैनेजमेंट नहीं करोगे। बट एवरी बिजनेस अंडरटेकिंग हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। प्रत्येक बिजनेस अंडरटेकिंग का खुद का मैनेजमेंट होता है, ये किसी का कहने पे हम लोग मैनेजमेंट नहीं करने वाले, खुद का क्या रहता है, हम लोग का मैनेजमेंट रहता है प्रत्येक बिजनेस का। द मैनेजमेंट ऑफ वन अंडरटेकिंग डज नॉट इंटरफेयर इन द वर्किंग ऑफ अदर अंडरटेकिंग। एक मैनेजमेंट, एक अंडरटेकिंग का मैनेजमेंट दूसरा अंडरटेकिंग मान दूसरा संगठन को जाकर के इंटरफेयर नहीं करेगा। हमारा काम करने का ये ढंग है, आपका काम करने का अलग ढंग हो सकता है, वहीं तक मार्क करिए, वहीं तक मार्क करिए। तो इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट माने किसी का बोलने पे हम मैनेज करेंगे, किसी के इशारों पे हम चलाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के, अपने ढंग से चलाएंगे, इसको कहते हैं इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। एलिमेंट ऑफ रिस्क, भाई बिजनेस अंडरटेकिंग में रिस्क तो रहता ही है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भाई एक रिस्क का एलिमेंट है। एवरी बिजनेस अंडरटेकिंग इन्वॉल्व रिस्क। प्रत्येक बिजनेस अंडरटेकिंग में क्या होता है भाई, रिस्क होता है। और प्रॉफिट इज द रिवार्ड फॉर बियरिंग रिस्क। प्रॉफिट इसीलिए तो मिलता है क्योंकि हमने रिस्क को उठाया है, हमने रिस्क को उठाया। रिस्क माने क्या होता है भाई, चांसेस ऑफ लॉस। रिस्क माने क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, चांस है लॉस का, जरूरी नहीं कि लॉस हो, लेकिन चांसेस है लॉस का, समझ रहे हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का कितना फीचर्स है, 4। पहला क्या, सेपरेट आइडेंटिटी, क्योंकि नेम अलग होता है। इंडिपेंडेंट ओनरशिप का क्या मतलब कि माने मालिकाना कौन, जो पूंजी लगा वो मालिक होगा और वो किसी पर निर्भर नहीं है। इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट मैंने अपना बिजनेस का मैनेजमेंट अपने हिसाब से करेंगे। और एलिमेंट ऑफ रिस्क, रिस्क तो रहता ही है। 4 फीचर्स। आगे बढ़े, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कितना तरीका का होता है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओनरशिप के आधार पे 3 तरीका का होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओनरशिप के आधार पे 3 तरीका का होता है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर। बोलिए, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर, जोर से बोलिए। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर, जोर से बोलिए। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर। अब प्रश्न आता है कि भाई प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, प्रश्न आता है कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है। प्राइवेट सेक्टर में निजी क्षेत्र, हम लोगों का क्षेत्र, समझ पा रहे हैं, जहाँ पे निजी व्यक्तियों का मालिकाना हक रहेगा, निजी व्यक्तियों का उस पर कंट्रोल रहेगा और निजी व्यक्तियों के द्वारा उसे चलाया जाएगा, मैनेज किया जाएगा, इसे कहते हैं प्राइवेट सेक्टर। क्या कहते हैं हम लोग, प्राइवेट सेक्टर, समझे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, बिजनेस देख रहे हैं समाज में, सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है भाई, प्राइवेट सेक्टर है। सोल प्रोप्राइटरशिप माने समझ रहे हैं, जैसे दिलीप स्टोर, छोटा दुकान है, मोदी दुकान बाहर में देखते हैं, ये सब क्या भाई, प्राइवेट सेक्टर। छोटा मोटा कंपनी कहाँ आएगा, प्राइवेट सेक्टर। जैसे प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी कहाँ आएगा, प्राइवेट सेक्टर। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे। जैसे एम बाज़ार गए हैं कभी, एम बाज़ार गए हैं, तो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर है, समझे। एम बाज़ार का है क्या, प्राइवेट सेक्टर है, समझ पा रहे हैं।
तो एम बाज़ार का कोई ना कोई निजी व्यक्ति हम लोग जैसा इंसान मालिक होगा, समझे। जैसे आपका स्कूल जो है वो कौन सा सेक्टर में है, गवर्नमेंट का स्कूल है कि प्राइवेट का है? प्राइवेट, तो प्राइवेट सेक्टर में है, समझ पा रहे। मेरा जो स्कूल है वो कौन सा सेक्टर में है भाई? प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। मेरा भी प्राइवेट स्कूल है, समझे। तो हमारा जो स्कूल है वो कौन सा सेक्टर में है भाई? प्राइवेट सेक्टर में, समझ पा रहे हैं, क्योंकि उसका मालिक हम खुद है। तो इसे कौन सा सेक्टर कहते हैं हम लोग? प्राइवेट सेक्टर। कौन सा सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर। समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? तो प्राइवेट सेक्टर का डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि द अंडरटेकिंग, क्या हो जाएगा? द अंडरटेकिंग, द अंडरटेकिंग विच आर ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज। द अंडरटेकिंग विच आर ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज्ड। The undertaking which are owned, controlled and managed by the private individuals, by the private individual are known as कौन सा सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर। कौन सा सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स, भारतीय इंटरप्राइज आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। समझे कि नहीं समझे? पब्लिक सेक्टर माने जहाँ पे सरकार का मालिकाना हक रहेगा, सरकार का कंट्रोल रहेगा, सरकार के द्वारा चलाया जाएगा, ऐसे सेक्टर को हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। ऐसे सेक्टर को हम क्या कहते हैं भैया? पब्लिक सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर का भी डेफिनेशन हो यही होगा कि द अंडरटेकिंग, अंडरटेकिंग माने इंटरप्राइजेज, बिजनेस इंटरप्राइजेज। अंडरटेकिंग माने बिजनेस का संगठन, उसको अंडरटेकिंग कहते हैं, समझे। द अंडरटेकिंग विच आर, द अंडरटेकिंग विच आर ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज्ड। द अंडरटेकिंग विच आर ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज। द अंडरटेकिंग विच आर ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द स्टेट। स्टेट माने गवर्नमेंट होता है। स्टेट माने क्या होता है? गवर्नमेंट, या बोल सकते हैं डायरेक्ट बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट, समझे। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा पब्लिक सेक्टर का? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुने? ये तो डेली सुनते होंगे भाई, इसी लोग इसी से आपका पिताजी का ज़्यादा नाता है, समझ पा रहे? चलिए, इसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और नेक्स्ट क्या हम लोग का? ज्वाइंट सेक्टर। कौन सा सेक्टर बोलिए? ज्वाइंट सेक्टर माने दोनों रहेगा, दोनों रहेगा, प्राइवेट भी रहेगा और गवर्नमेंट भी रहेगा, प्राइवेट भी रहेगा और गवर्नमेंट। एग्जाम्पल बाद में, पहले डेफिनेशन तो हो जाए। तो क्या हो जाएगा? द अंडरटेकिंग, द अंडरटेकिंग, द अंडरटेकिंग विच आर ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज, विच आर ओन्ड, कंट्रोल एंड मैनेज बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल, बाय द प्राइवेट, उसे कहते हैं ज्वाइंट सेक्टर। समझे कि नहीं समझे? तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा? बोलिए। The undertaking which are owned, controlled and managed by both by the government government and private individual is known as joint sector। joint sector का एग्जाम्पल क्या है भाई? joint sector का एग्जाम्पल है, सुनिएगा ध्यान से, joint sector का एग्जाम्पल है कोचिन रिफाइनरीज। कोचिंग रिफाइनरीज ये गुजरात स्टेट में है। कोचिंग रिफाइनरीज एंड गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स आर एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर अंडरटेकिंग इन आवर कंट्री। दो है, कोचिंग रिफाइनरीज एंड गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स, समझे? बस दोनों। यस, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आइए थोड़ा पढ़ के मार्क करते हैं ना। दिखाई दे रहा है पहला क्या? प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग। देखिए, दीज अंडरटेकिंग आर ओन्ड, कंट्रोल एंड फाइनेंस, मैनेज हम बोले, फाइनेंस मैंने पैसा देगा, बाय द प्राइवेट बिजनेसमैन। दे आर नो गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन देम। प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट का क्या काम है? गवर्नमेंट को आने देंगे? गवर्नमेंट बोलेगा तो बोलने देंगे हम लोग? नहीं बोलने देंगे। रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा मोटर्स, भारतीय, अच्छा बोल सकता है गवर्नमेंट, बट पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इंटरफेरेंस है। अब गवर्नमेंट बोल देगा भाई बंद, तो बंद करना पड़ेगा, समझे? जैसे लॉकडाउन में बोला ना कि बंद, तो बंद, समझे? जैसे अब स्कूल को बंद कर रखा तो बंद करना पड़ेगा, बट ये नहीं बोलेगा कि इतना फीस क्या ले रहे हो, कम लो, ये सब नहीं बोल सकते, समझे? किसका बात करें? प्राइवेट सेक्टर। किसका बात करें? प्राइवेट सेक्टर। एग्जाम्पल क्या भाई? टाटा मोटर्स, भारतीय इंटरप्राइज आर एग्जाम्पल ऑफ प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आर एज अंडर। आइए फीचर्स का बात करते हैं। प्राइवेट ओनरशिप एंड कंट्रोल। देखिए क्या होता है। अब प्राइवेट सेक्टर, फीचर्स का बात कर रहे हैं हम लोग। फीचर्स माने क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स। आइए देखिए, अ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इज फुल्ली ओन्ड एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर। वहीं तक कर लिए? अच्छा, थोड़ा सा एक लाइन नीचे गिरिए। व्हेन ओन्ड बाय वन पर्सन, एक व्यक्ति जो रहेगा, दिखाई दे रहा है उसमें?
व्हेन ओन्ड बाय वन पर्सन इट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप, उसे कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप। जब एक व्यक्तियों का मालिकाना हक रहेगा उसे सोल प्रोप्राइटरशिप कहेंगे। क्लियर? और a group of person may joint own the firm in the form of joint Hindu family business, पार्टनरशिप, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। और जब ज्वाइंट ओनर होने लगेगा, ज़्यादा ओनर होने लगेगा, तो हम उसे कहेंगे हिंदू फैमिली बिजनेस या पार्टनरशिप। हिंदू फैमिली बिजनेस या पार्टनरशिप या ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी समझे? अमूल दूध पिता है इंडिया, कोऑपरेटिव सोसाइटी में बिजनेस करता है। समझे? अमूल दूध पिता इंडिया, अमूल कंपनी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी में बिजनेस करता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी को हल्का में मत लीजिएगा, बहुत सारा कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक है। समझे? ठीक है, आइए नीचे आइए, इसीलिए हम उसका भाई भर ब्याज बोल दिए। अमूल दूध पिता है इंडिया। आइए, प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव भाई प्राइवेट सेक्टर क्यों चला रहे हैं? लाभ कमाने का उद्देश्य, मेन हमारा लाभ कमाना उद्देश्य होता है। प्रॉफिट मोटिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इज अर्निंग प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है भैया? हम लोग का लाभ कमाना। प्रॉफिट प्रोवाइड द रिवार्ड फॉर द रिस्क एज्यूम्ड एंड द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन कैपिटल। और प्रॉफिट भाई रिवार्ड है, रिस्क के बदले रिवार्ड है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और हम कह सकते हैं कि भाई ये कैपिटल जो लगाए हैं उस पर हमको क्या मिल रहा है? रिटर्न मिल रहा है। नो स्टेट पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट पार्टिसिपेट नहीं करेगा ऐसा बिजनेस में। देयर इज नो पार्टिसिपेशन बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इन द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ ए प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग। ओनरशिप में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये थोड़ी बोलेगा तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ मालिक बन जाएंगे। गवर्नमेंट ऐसा नहीं बोल सकता। समझे? गवर्नमेंट ये सब चीज़ के लिए हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेप माने इंटरफेरेंस नहीं करेगा। समझ पा रहे? ये थोड़ी बोलेगा कि हम आपका ऑर्गेनाइजेशन कहाँ मालिक बन जाएंगे। ये सब नहीं बोल सकता, ये सब बोलने नहीं दिया जाएगा। समझे? और कंट्रोल नहीं कर सकता, कंट्रोल हम ही लोग करेंगे। चलिए आगे, प्राइवेट फाइनेंस। पैसा कैसा रहेगा भाई? प्राइवेट फाइनेंस लगेगा। प्राइवेट है तो प्राइवेट का पैसा लगेगा, निजी व्यक्ति का पैसा लगेगा। ये मार्क करिए, देखिए द कैपिटल ऑफ प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इज अरेंज बाई इट्स ओनर। कौन अरेंज करता है? ओनर। कौन अरेंज करेगा? ओनर। वहीं तक रखिए। ओनर बोलने का मतलब, अब पार्टनरशिप में 4 ओनर है तो 4 लोग जुगाड़ करेगा। ज्वाइंट स्टॉक में 3 लोग हैं मेंबर तो 3 लोग जुगाड़ करेगा। समझे कि नहीं समझे? नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसा रहेगा? इंडिपेंडेंट। समझे? मैनेजमेंट हम किसी और के इशारे पे करेंगे कि अपने हिसाब से करेंगे हम लोग। अब प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग इज मैनेज बाय इट्स ओनर। कौन मैनेज करेगा? इसे ओनर। वहीं तक। पब्लिक सेक्टर में दीज अंडरटेकिंग आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मैं एक ही वर्ड में बोल दिया था। द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर गिवन बिलो। क्या क्या भैया? स्टेट ओनरशिप। स्टेट ओनर, स्टेट ओनरशिप माने किसका मालिकाना हक रहेगा? गवर्नमेंट का। इसी को कहते हैं स्टेट ओनरशिप। देखो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आर फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और सम पब्लिक अथॉरिटी। सम पब्लिक अथॉरिटी का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ का, जैसे सारे बैंक का मालिक कौन है भाई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो भी नेशनलाइज बैंक है उसका बैंक का मालिक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? नेक्स्ट पेज में आइए। गवर्नमेंट कंट्रोल, किसका कंट्रोल रहेगा? द अल्टीमेट कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग लाइज विद द गवर्नमेंट। अल्टीमेट कंट्रोल किसके हाथ में रहेगा? गवर्नमेंट का। सर्विस मोटिव, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज टू रेंडर सर्विस। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है पब्लिक सेक्टर का? सेवा देना। क्या देना? सेवा। टू द पब्लिक एट लार्ज इन ऑर्डर टू सर्व द पब्लिक। वहीं तक। स्टेट फाइनेंसिंग, पैसा कौन देगा भाई? गवर्नमेंट। पैसा कौन लगाएगा? गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट प्रोवाइड द कैपिटल एंड फंड थ्रू अप्रोप्रिएशन फ्रॉम इट्स बजट। बजट में डिसाइड होता है इतना पैसा लगाना है, यहाँ से इतना पैसा लगाएंगे, यहाँ से इतना पैसा लगाएंगे, लगा देंगे। इसे कहते हैं हम लोग स्टेट फाइनेंसिंग। वहीं तक मार्क कर लिए क्या? उसके बाद क्या है भाई? ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट, द मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज ब्यूरोक्रेटिक इन द सेंस एंड देयर ऑपरेशन आर गवर्न्ड बाय द सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट। भाई ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट का रूल्स रेगुलेशन से जो चलेगा, जो गवर्नमेंट ने नियम बना उसके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन चलेगा। इसी को कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। समझे? गवर्नमेंट नियम बनाता है, नियम के हिसाब से चलेगा। समझे? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, जनता को जवाब देना पड़ेगा।
आप चला रहे इंडियन रेलवे चला रहे, पैसा का हुआ नहीं हुआ, का टिकट का दाम बढ़ रहा है, तब बताना पड़ेगा। हाँ, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी बजट में दिखाया जाता है ना कि रेल में इतना का घाटा लगा, इतना का फायदा हुआ, तो जनता को जवाब दिया जाता है एक तरीके से, हाँ, जनता को जवाब देना पड़ेगा। इसी को कहते हैं पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। क्या कहते हैं? पब्लिक देखते हैं ना घाटे का बजट, इतना करोड़ घाटा हो गया। एक लालू यादव थे कि दिखाए थे भाई कि फायदा हुआ है रेल में, समझे। लेकिन आज तक जितना मिनिस्टर है सब घाटा ही दिखाता है। घाटा होता होगा तो घाटा दिखाता है, मुझे नहीं पता क्या होता नहीं होता। चलिए, बट जनता को जवाब देना पड़ेगा। ज़्यादा दाम बढ़ाने लगेगा, जनता रोड पे उतर जाएगा। हाँ, अभी हाल फिलहाल में गैस का दाम बढ़ने लगा तो देखिए रोड पे दीदी मेरा उतर गई थी। हाँ, दीदी कौन थे बाबा? हमारे चीफ मिनिस्टर, सीएम मैडम रोड पे उतर गई एकदम, उनका कार्यकर्ता उतर गया। तो ये तो जवाब देना पड़ेगा। विरोध किया गया, अब घटा नहीं बट विरोध किया गया। किसका बात करें? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। Public sector undertaking are accountable to the public at large for their performance and result। भाई परफॉर्मेंस और रिजल्ट के लिए जवाब देना पड़ेगा जनता को, समझ रहे? आपको जवाब देना पड़ेगा, आप इसके लिए अकाउंटेबल है। द एनुअल ऑडिट ऑफ दिस अंडरटेकिंग इज कंडक्टेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इसका ऑडिट कौन करेगा? जांच पड़ताल कौन करेगा? जांच पड़ताल जो करेगा उसे कहते हैं CAG। क्या कहते हैं? CAG का फुल फॉर्म कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जांच करेगा, CAG। मोरओवर देयर इज कंडक्टेड, माफ करिएगा, मोरओवर देयर एनुअल रिपोर्ट आर सब्जेक्ट टू डिस्कशन इन द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर। और एनुअल रिपोर्ट कहाँ डिस्कशन होगा? एकदम पार्लियामेंट में। कुर्सी तोड़ा तोड़ी होता है, ठूसा ठूसी होता है, देखते हैं ना अपने नेता लोग लड़ जाता है, तो पार्लियामेंट में होता है। और स्टेट लेजिस्लेचर का मतलब होता है कि भाई प्रत्येक स्टेट में भी तोड़ा तोड़ी होता है। कौन तोड़ा तोड़ी करता है स्टेट लेजिस्लेचर में? विधायक लोग, विधायक। आइए, किसका बात कर रहे हैं? ज्वाइंट सेक्टर। किसका बात करें? ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट सेक्टर क्या होता है? अभी भी समझाया ना कि द अंडरटेकिंग विच आर ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट। देखिए आइए, ज्वाइंट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस अंडरटेकिंग वेयर इन द ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज शेयर्ड jointly by the government, the private entrepreneurs and the public at large। देखिए नीचे according to the guidelines laid down by the government of India, the share capital of joint sector undertaking is divided as follow। गवर्नमेंट का 26% रहेगा, इसमें कितना परसेंट रहेगा? प्राइवेट बिजनेसमैन 25% और पब्लिक का 49%। नो सिंगल इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कैन होल्ड मोर देन 25% पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइज। और कोई भी इंडिविजुअल 25% से ज़्यादा शेयर नहीं गिन सकता है, समझे? और इस खरीदना है आपको 25% ज़्यादा, गवर्नमेंट से परमिशन लो, परमिशन लेके गिन सकते हो, समझे? बुझे चेन? ठीक है, तो 26% किसका रहेगा भाई? गवर्नमेंट। और प्राइवेट बिजनेसमैन का कितना रहेगा? 25%। और पब्लिक का कितना रहेगा? 49%। पब्लिक माने जनता, हम लोग जैसा जनता भी तो शेयर गिनते हैं, नहीं समझे? जनता को भी मौका दिया जाता है, नहीं समझे? हम लोग शेयर सुने हैं ना कि जनता लोग शेयर गिनता, पब्लिक शेयर गिनता है, तो पब्लिक गिनेगा। तो हम लोग का बात चल रहा, ठीक है? नीचे इन केस ऑफ फॉरेन पार्टिसिपेशन, देख पा रहे हैं क्या? इन केस ऑफ फॉरेन पार्टिसिपेशन द रिस्पेक्टिव शेयर विल बी गवर्नमेंट 25%, इंडियन एंटरप्रेन्योर 20%, फॉरेन इन्वेस्टर 20%, इन्वेस्टिंग पब्लिक 35%। अगर फिरंगी लोग आ रहा है लगाने रुपया, ज्वाइंट सेक्टर में कौन आ रहा है? फिरंगी बना हम लोग का देश का कि फॉरेनर, बाहर का, उसी को फिरंगी कहते हैं। फिरंगी लोग आ रहा है रुपया लगाने के लिए, तो भैया आप 20% से ज़्यादा रुपया नहीं लगाने देंगे फिरंगी लोग को। लगाओ ज्वाइंट सेक्टर में आओ, 20% रुपये लगाओ, इससे ज़्यादा लगाने नहीं देंगे, समझे? अच्छा, ये सब लगेगा डेफिनेशन में? यस, इसमें थोड़ा इसमें लगेगा, थोड़ा इसमें लगेगा। एग्जाम्पल क्या? कोचिन रिफाइनरीज मिला, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर आर एग्जाम्पल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर। फीचर्स में आइए, मिक्स ओनरशिप माने गवर्नमेंट भी रहेगा, प्राइवेट भी रहेगा, गवर्नमेंट भी रहेगा और प्राइवेट भी रहेगा। कंबाइंड मैनेजमेंट, दोनों का मैनेजमेंट रहेगा। द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ ज्वाइंट सेक्टर एंटरप्राइज लाइज विद द नॉमिनीज और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइवेट बिजनेसमैन एंड द पब्लिक। सबका रिप्रेजेंटेटिव रहेगा, नॉमिनी रहेगा। कंबाइंड मैनेजमेंट, दोनों का मैनेजमेंट रहेगा।
शेयर कैपिटल, द शेयर ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइवेट बिजनेसमैन एंड द पब्लिक। गवर्नमेंट का कितना रहेगा 25, माफ करिएगा 26, प्राइवेट का 25, गवर्नमेंट का 49। द मेन एम इज टू पूल फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड टेक्निकल नो हाउ ऑफ द स्टेट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल। मार्क कर लिए। नेक्स्ट पेज भाई, थोड़ा सा पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर का यहाँ डिफरेंस टाइप का दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं। ए पब्लिक सेक्टर का मालिक कौन रहेगा? गवर्नमेंट, ओनरशिप। प्राइवेट सेक्टर का कौन रहेगा? प्राइवेट पर्सन। ज्वाइंट सेक्टर का कौन रहेगा? गवर्नमेंट प्राइवेट बोथ। मैनेजमेंट, पब्लिक सेक्टर का मैनेजमेंट कौन करेगा? गवर्नमेंट। प्राइवेट एंटरप्राइज का मैनेजमेंट कौन करेगा? प्राइवेट ओनर। और ज्वाइंट सेक्टर का मैनेजमेंट कौन करेगा? बोथ, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल। कैपिटल, पब्लिक सेक्टर कितना, पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट का कितना रहता है? 51% और मोर, 51% और मोर। प्राइवेट इंटरप्राइज में किसका रहता है? प्राइवेट इन्वेस्टर, हम लोग का रहता है। और ज्वाइंट सेक्टर में दोनों का, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ। ऑब्जेक्ट, पब्लिक सेक्टर क्या देता है? समाज को सेवा देता है, सर्विस टू द सोसाइटी, सर्विस टू द सोसाइटी। प्राइवेट सेक्टर क्या देता है भाई? अर्निंग प्रॉफिट। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। और ज्वाइंट सेक्टर में क्या होता है? प्रॉफिट एज वेल एज सोशल ऑब्जेक्ट, प्रॉफिट एज वेल एज सोशल ऑब्जेक्ट। पार्लियामेंट्री कंट्रोल, पब्लिक सेक्टर का पार्लियामेंट्री कंट्रोल क्या होता है भाई? पब्लिक सेक्टर को कंट्रोल कौन करेगा? पार्लियामेंट। प्राइवेट सेक्टर को पार्लियामेंट कंट्रोल नहीं करेगा। और ज्वाइंट सेक्टर को मे और मे नॉट भी, कर भी सकता और नहीं भी, कर भी सकता और नहीं भी। पार्लियामेंट मैंने समझे, संसद। ऑडिट, पब्लिक सेक्टर का ऑडिट कौन करेगा? CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कंपल्सरी इन ऑल केसेस। और प्राइवेट सेक्टर का कौन करेगा भाई? प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा। और ज़रूरी नहीं है सब जगह अब मोदी दुकान का ऑडिट होगा। हाँ, मोदी दुकान वाला का क्या उतना औकात है? हाँ, लेकिन मोदी दुकान कोई कोई ऐसा है जिसका सालाना टर्नओवर 100 लाख से ज़्यादा है, 100 लाख, तब होना कराना होगा। नहीं, नॉर्मल मोदी दुकान क्या ऑडिट करेगा? और ज्वाइंट सेक्टर भाई कौन करेगा? क्वालिफाइड ऑडिटर्स, पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा। अकाउंटेबिलिटी है, पब्लिक सेक्टर को जवाब देना पड़ेगा। किसको जवाब देना पड़ेगा? पब्लिक को। प्राइवेट सेक्टर को जवाब देना पड़ेगा मालिक को। अब जैसे मान लीजिए हमारा ये स्कूल है, तो हम तो रहते नहीं हैं, मेरा कौन रहता है? सारा स्टाफ। मैं तो कभी कभी जाता हूँ, कभी कभी जाता हूँ, तो भाई प्रिंसिपल वगैरह सबको जवाब देना पड़ता है हमको, क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे चला नहीं चला, क्या रिपोर्टिंग है, समझे? तो जवाब किसको देना पड़ता है? मालिक को। समझे क्या बोले कि नहीं समझे? और ज्वाइंट सेक्टर, ज्वाइंट सेक्टर में किसको जवाब देना पड़ेगा? गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ओनर, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ओनर, बुझे चाहिए। और नीचे वाला तो आस बिना, ठीक है, समझ गए? उसके बाद नहीं आएगा।